नमस्कार। हाल ही में भारत की एनर्जी पॉलिसी में एक बहुत बड़ा एक नाटकीय बदलाव आया है और इसने ना पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। तो आज हम इसी के पीछे की पूरी कहानी को, इस पूरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि भारत का करीब करीब 40% तेल अचानक रूस से आने लगा। देखिए, ये कोई रातों रात होने वाली बात तो है नहीं। इसके पीछे की जो वजह है ना, वो वाकई काफी दिलचस्प है। अच्छा, अब ये बदलाव कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए। रूस अब भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया है, और वो भी कोई छोटे मोटे अंतर से नहीं, बल्कि एक बहुत बहुत बड़े मार्जिन से। और हाँ, हम यहाँ कोई छोटी मोटी रकम की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये 50 अरब डॉलर से भी ज्यादा का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक दाव है। मतलब एक ऐसा कदम जिसने ग्लोबल एनर्जी मार्केट के सारे समीकरण ही बदल कर रख दिए। तो फिर सवाल वही है, भारत ने आखिर इतना बड़ा कदम उठाया क्यों? देखिए, इसके पीछे ना दो सीधी और बहुत पावरफुल वजहें हैं। पहली, एक जबरदस्त डिस्काउंट, और दूसरी, देश की अपनी बहुत बड़ी एनर्जी की जरूरतें। तो हुआ ये कि 2022 में जो यूक्रेन पर हमले के बाद वेस्टर्न देशों ने रूस पर सैंक्शंस लगाए, तो रूस ने भारत को एक ऐसा ऑफर दिया जिसे ठुकराना लगभग नामुमकिन था। और वो ऑफर था भारी छूट पर कच्चा तेल। और हमें ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि भारत पर अपनी 1.4 अरब की आबादी को पावर देने का कितना जबरदस्त प्रेशर है। एनर्जी सिक्योरिटी, आप कह सकते हैं, एक ऐसी नेशनल प्रायोरिटी है जिस पर कोई भी देश समझौता कर ही नहीं सकता। लेकिन ये फैसला लेना इतना भी आसान नहीं था। जाहिर है, इस कदम के साथ पश्चिम और खासकर अमेरिका की तरफ से काफी ज्यादा डिप्लोमैटिक तनाव भी आया। यहाँ पर ना एक तरह की डिप्लोमैटिक खींचतान शुरू हो गई। एक तरफ अमेरिका था जो 50% तक टैरिफ लगाने जैसे इकोनॉमिक प्रेशर बना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी की जरूरत का हवाला देते हुए अपने फैसले पर डटा रहा। और भारत के लिए ये पूरा मामला स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ये उसकी फॉरेन पॉलिसी का, आप कह लीजिए, एक मूल मंत्र है। इसका सीधा साधा मतलब है, भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखेगा और किसी भी बाहरी दबाव में आए बिना अपने फैसले खुद लेगा। अब देखिए, ये तेल का सौदा सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। ये एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो भारत को एससीओ और ब्रिक्स जैसे नॉन वेस्टर्न ग्रुप्स के और भी करीब लाती है। मिसाल के तौर पर, भारत एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन का एक काफी पावरफुल मेंबर है। ये एक बहुत जरूरी यूरेशियन ब्लॉक है जो लगातार बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं वेस्ट के प्रभाव को बैलेंस करने का काम भी करता है। एससीओ के साथ साथ भारत ब्रिक्स का भी एक फाउंडिंग मेंबर है। अब इन दोनों प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके भारत एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश कर रहा है जहां किसी एक सुपर पावर का दबदबा ना हो। एक मल्टी पोलर वर्ल्ड जहां ट्रेड के लिए डॉलर के अलावा लोकल करेंसीज का भी इस्तेमाल हो सके। लेकिन इस पूरी स्ट्रैटेजी के बीच में एक बहुत बड़ा सवाल भी है, और वो सवाल ये है कि क्या आज की जरूरतें कहीं भविष्य के लिए एक बड़ा रिस्क तो नहीं पैदा कर रही हैं? सच्चाई तो यही है, और थोड़ी कड़वी है, कि भारत अपनी जरूरत का करीब 90% तेल इंपोर्ट करता है, मतलब बाहर से खरीदता है। अब इंपोर्टेड फ्यूल पर इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी ये देश को ग्लोबल मार्केट के उतार चढ़ाव के लिए बहुत ज्यादा वल्नरेबल बना देती है। तो इसी रिस्क को कम करने के लिए भारत अब फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी डिपेंडेंसी घटाने की कोशिश में लगा है। सोलर और विंड एनर्जी जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज में जोरों से इन्वेस्टमेंट हो रहा है ताकि देश की लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत हो सके। तो कुल मिलाकर भारत की पूरी स्ट्रैटेजी इस एक आइडिया पर आकर टिक जाती है: अपने फैसले खुद लेना, अपना इकोनॉमिक फायदा देखना और किसी भी गुट या ब्लॉक के प्रेशर में नहीं आना। यही वो बैलेंसिंग एक्ट है जिसे भारत आज वर्ल्ड स्टेज पर करने की कोशिश कर रहा है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। आज की ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स भारत की फौरी तौर पर एनर्जी की ज़रूरतों को तो पूरा कर रही हैं, बिल्कुल, लेकिन क्या ये फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी की उस लंबी और मुश्किल चुनौती का हल निकाल पाएंगी जिसका सामना हमें भविष्य में करना है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही भारत के आने वाले कल को तय करेगा।